नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे लिपि किसे कहते हैं, लिपि का उद्गम कैसे हुआ, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, राजभाषा, इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इन सभी को अच्छे से समझें। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का भरपूर आनंद लीजिए। बात करें कामता प्रसाद गुप्त के अनुसार लिपि किसे कहते हैं, तो लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी गई है, और वह कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। प्रथम है चित्रलिपि, द्वितीय है प्रतीक लिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि को दो भागों में विभाजित किया गया है, और वह दो भाग कौन कौन से हैं। अक्षरात्मक ध्वनि लिपि, वर्णनात्मक ध्वनि लिपि। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक ध्वनि लिपि है और रोमन लिपि वर्णनात्मक रोमन लिपि है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। प्रथम सिंधी घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्रह्म लिपि। ब्रह्म लिपि की बात करें तो ब्रह्म लिपि को दो भागों में बांटा गया है, दक्षिणी शैली की ब्रह्म लिपि और उत्तरी शैली की ब्रह्म लिपि। दक्षिणी शैली की ब्रह्म लिपि में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास दक्षिणी शैली से माना गया है, और उत्तरी शैली की लिपि में गुप्त लिपि, जिसका समय सीमा 4 से 5वीं शताब्दी इसकी समय सीमा मानी गई है। 4 से 5वीं समय सीमा किसकी मानी गई है, गुप्त लिपि की। और गुप्त लिपि का उद्गम किससे माना जाता है, उत्तर शैली से, और उत्तर शैली का ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से उत्तर शैली से गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से ही कुटिल लिपि का उद्गम माना जाता है, जिसे सिद्ध मातृका भी कहते हैं। कुटिल लिपि देवनागरी लिपि और शारदा लिपि दो भागों में विभाजित है। देवनागरी लिपि की समय सीमा 9वीं सदी मानी गई है और शारदा लिपि की समय सीमा 10वीं सदी मानी गई है। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। यह लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से प्रसिद्ध है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई, और इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागरी लिपि में नागरी नामकरण हुआ। नागरी नामकरण कहाँ से हुआ है, ललित विस्तार में वर्णित नागरी लिपि से। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी इसका नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण इसका हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में इसका उल्लेख मिलता है। श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों के द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे, और इनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से इनका नाम देवनागरी हुआ। देवनागरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार मैंने आपको ये बताया है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर शैली होने से इसका नाम क्या पड़ा, नागरी पड़ा। देवनागरी लिपि की विशेषताओं की बात करें तो देवनागरी लिपि
अक्षरिक लिपि है। भारत की सभी लिपियां अक्षरिक लिपि मानी जाती है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला वर्णक्रम क्या है इसका? वैज्ञानिक। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम क्या है? वैज्ञानिक। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम कैसा है? तो वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में समय के अनुसार सुधार कैसे किए गए? अगर बात करें, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछेगा अ की 12 खड़ी किसने तैयार की? तो अ की 12 खड़ी तैयार की सावरकर बंधुओं ने। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर ङ, य, न और म के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव किसने रखा? श्याम सुंदर दास ने। देवनागरी लिपि में सुधार समय के अनुसार होते रहे। आगे बात करें, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदलते अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए तो जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? 1935 में। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर के नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर। सम्मेलन में 14 सुझावों को स्वीकार किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के द्वारा काका कालेलकर के संयोजक में 14 सुझावों को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के संस्थापक सदस्य बने श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण। नागरी प्रचारण समिति, इसकी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में। और नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति बनाई गई। कब बनाई गई? 1945 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति में कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 और 29 नवंबर सन 1953 में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया। लिपि सुधार परिषद का गठन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। दोस्तों, विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया। आगे बात करें राजभाषा। राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। हिंदी साहित्य से संबंधित या हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजभाषा से संबंधित, तो यहाँ से ही प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है कि इस भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई? तो वो दी गई 14 सितंबर 1949। आपको ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949 को आपको ये याद रखना है।
भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी बात करते हैं। 22 भाषाएं कौन कौन सी है? तो प्रथम भाषा है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी। मणिपुरी के बाद बात करें तो मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली। संथाली के बाद आती है सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं भारत के संविधान में क्या है? वर्णित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान कितनी भाषाएं थी? 14। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित किया गया और संख्या कितनी हो गई? 18। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित किया गया, जिससे अब ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 22। तो भारत के संविधान में कुल भाषाओं की बात करें तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं संविधान में उल्लेख है। तो आज इस वीडियो में चर्चा की गई है दोस्तों लिपि और लिपि के साथ ही देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, इसका उद्गम, साथ ही राजभाषा, इन सभी बिंदुओं पर यहाँ चर्चा की गई है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देवनागरी लिपि और राजभाषा से संबंधित बिंदु पर चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।